अलंकार। नमस्कार सभी को। आज हम अलंकार की बात करेंगे, अलंकार को समझेंगे। काव्य के प्रमुख रूप के रूप में अलंकार की बात होगी, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये कक्षा 10 और 9वीं के सिलेबस में है अलंकार। हिंदी के सिलेबस में अलंकार 9वीं और कक्षा 10वीं में, तो उसी पर चर्चा करेंगे। अलंकार के कुछ भाग आज मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आराम से इस वीडियो को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अलंकार, सबसे पहले अलंकार क्या है? अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण, हम इन 3 चीजों की बात करेंगे यहाँ पर। कुछ उदाहरण, कुछ भेद और परिभाषा। अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण। ठीक, तो सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषणों से है। जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषणों से उसकी सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है सौंदर्यता, उसी प्रकार अलंकार भी क्या करते हैं? काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, कविताओं की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक, परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। देखिए इस स्क्रीन पे देखिए, अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को अलग अलग तरीके से उनकी परिभाषा और उदाहरणों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अलंकार, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। देखिए, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। और अर्थालंकार में देखिए, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार हैं जो शब्दालंकार, अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमें अभी सिलेबस के हिसाब से चलना है, कक्षा 9वीं और 10वीं के, तो इससे भी कम है। वैसे यहाँ पे तो मैंने ज्यादा, आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ज्यादा है। शब्दालंकार के अनेक भेद और अर्थालंकार के भी अनेक भेद दिए हुए हैं, लेकिन इससे भी कम है सिलेबस में, उन्हीं को पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा आपको आप कंफर्म हो गई कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। काव्य पढ़ने में, सुनने में शोभायमान लगता है। ठीक है, अलंकार के भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक, शब्दालंकार, जहाँ शब्द के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। देखिए, जहाँ काव्य में, जहाँ शब्द के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में किसमें? शब्द के आधार पर। तो शब्द के आधार पर जहाँ काव्य में सौंदर्य होगी, वहाँ शब्दालंकार होगा। तो सबसे पहले जो शब्दालंकार का भेद है वो हमें पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, श्लेष अलंकार। ठीक, कक्षा 10वीं में श्लेष अलंकार। जहाँ देखिए, श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है हो परंतु उसके अर्थ, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो जाएंगे, अर्थ एक से अधिक हो जाएंगे, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। उदाहरणार्थ देखिए, मगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी देख पट
देत बार बार है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। हाँ, पट मतलब दरवाजा भी होता है और पट मतलब वस्त्र या कपड़े भी होते हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, को घटिये वृषभानुजा के हलदर के वीर। यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, एक तो राधा और दूसरा वृषभ की अनुजा मतलब गाय। और दूसरा क्या है, हलदर शब्द है। हलदर शब्द के भी दो अर्थ है, एक हलदर बलराम को कहा जाता है और एक हल को धारण करने वाले अर्थात और बैल। ठीक, यहाँ श्लेष अलंकार है। दोनों उदाहरण समझ गए होंगे। पहले मंगन को दे के पट देत बार बार है और दूसरा को घटिये वृषभानुजा के हलदर के वीर। इसमें दो एक शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जहाँ अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक बार प्रयुक्त होता हो और अर्थ अलग अलग होते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे अन्य उदाहरण देखें, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां, यहाँ कलियां देखिए, कलियां खिलने से पहले फूल की अवस्था को भी कहा जाता है और यौवन से पहले की अवस्था को भी कलियां कहा जाता है। जब कोमलता होती है व्यक्ति में, तो उस वक्त को यौवन से पहले के वक्त को, युवावस्था से पहले के कलियां कहा जाता है। ठीक है, तो खिलने से पहले फूल की अवस्था और यौवन से पहले की अवस्था। कलियां के भी दो अर्थ हो गए। अब एक और उदाहरण दिया है, राहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे भी पानी के दो अर्थ है, ज्यादा यहाँ पे तो तीन जो दिए हैं। देखिए आप एग्जाम्पल में, मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं उदाहरण। देखिए, पानी, चमक, एक चमक अर्थ है, दूसरा प्रतिष्ठा है और तीसरा क्या है, जल। तो ये है श्लेष अलंकार, जहाँ एक कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, समझ गए श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का पहला भेद श्लेष अलंकार, लेकिन यहाँ पे हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, इसलिए मैंने इसमें केवल श्लेष अलंकार लिया है कक्षा 10वीं के हिसाब से। ठीक है, अन्य अलंकारों के लिए मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, उस पर आप उन अन्य अलंकारों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। फर्स्ट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यह शब्द अलंकार का भेद न होकर अर्थालंकार का भेद है, और यह क्योंकि शब्द अलंकार में एक ही पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, और अर्थालंकार वहां होता है जहां अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है, सौंदर्यता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार का पहला उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ अर्थ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती हो। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती हो, जिसकी तुलना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो, अर्थात तुलना का कार्य होगा। यहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जाएगी, तो उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा के चार अवयव होते हैं। देखिए, पहला उपमेय जिसकी तुलना की जाती हो, दूसरा उपमान जिससे तुलना की जाती है, और तीसरा साधारण धर्म, ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान में समान रूप से होता हो, और फोर्थ है वाचक शब्द। ये वाचक शब्द भी इम्पोर्टेंट है, जिन शब्दों के द्वारा संभावना प्रकट की जाती हो। मनु जनु मानो जानो, मनु मानहु जानहु आदि वाचक शब्द है। ये देखिए, मनु मनहु जनहु मानो जानो मनु मानहु जानहु, ये ऐसे शब्द हैं जो बता देते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें इन शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। वाचक शब्द कहलाते हैं, संभावना प्रकट इनसे की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान में समान रूप से होता है। समझ गए। वाचक शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट। वाचक शब्द से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ उत्प्रेक्षा मान लिया जाता हो। मानो, देखो, मनहु जनहु, मानो जानो, मनु मानहु जानहु आदि वाचक शब्द ये होते हैं। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने कात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए हमने लिया था, यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि शैल की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। तो मनो वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो, मनो भी आया है,
मनो, मनो मतलब मान लिया गया है, और जैसे हमने कहा कि मान लिया जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सबसे पहले तो बात यह होगी कि हमने वाचक शब्द ढूंढ लिया है, इस प्रकार से भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर की में नीलमणि शैल की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है, जिसकी तुलना की जाती हो, जिसमें तुलना की जाती हो। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतु परियो प्रभात। सुंदर शरीर की तुलना उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। उपमेय की तुलना उपमान से, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। श्री कृष्ण के सुंदर शरीर की तुलना की गई है। उपमान नीलमणि पर्वत के और पीले वस्त्रों में की तुलना की गई है। सूर्य सुबह जब सूर्योदय होता है तो प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। एक और है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा की जोर से, सोता हुआ सागर जगा। मानो, देखो मानो शब्द आ गया है, तो जहां पे वाचक शब्दों से भी हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ सकते हैं। ठीक, आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार समझ। नेक्स्ट देखिए मानवीकरण अलंकार। जहां प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थों पर मानवीय अनुभूतियों का आरोप किया जाता हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थ पर मानवीय अनुभूतियों का आरोप किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कहेंगे फूल हंस रहे थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल क्या वाकई में हंस रहे होंगे? नहीं, ऐसा मानवीकरण अलंकार के द्वारा हम काव्य में इसकी शोभा बढ़ा देते हैं। तो जहाँ प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थों पर मानवीय अनुभूतियों का आरोप लग जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य के कार्य हो रहे हों। जैसे सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। स्पष्टीकरण, यहाँ सिंधु मतलब समुद्र पर, सेज मतलब बिस्तर का, धरा मतलब धरती पर, बधू का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। सिंधु सेज पर, सिंधु मतलब समुद्र पर, बिस्तर या सेज धरा धरती पर, बधू का आरोप है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? क्या ऐसा हो सकता है बहू का आरोप लगाया गया है यहाँ पे? तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रकृति और जड़ पदार्थों में मानवीय अनुभूतियों का आरोप हो जाता है, समझाया जाता है उसे, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नव रस गागरी, ये भी मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघ मय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। तो संध्या को कैसी संज्ञा दे दी है? सुंदर परी की संज्ञा दे दी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य उतर रहा हो, कोई व्यक्ति उतर रहा हो, तो मानवीकरण कर दिया गया है संध्या। बीती विभावरी जागिरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये सारे एग्जाम्पल मानवीकरण अलंकार के हैं। मानवीकरण अलंकार जहाँ प्रकृति और जड़ पदार्थों पर मानवीय अनुभूतियों का आरोप किया जाता हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा प्रकार है कक्षा 10वीं के सिलेबस के अनुसार। जहाँ किसी वस्तु या घटना का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो। कोई भी वस्तु हो, कोई घटना हो का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा दिया जाए, वैसा हुआ नहीं हो पर कहा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति मतलब अत्यधिक सयोक्ति, अति उक्ति। तो वहाँ पे जब बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात यहाँ बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका नगरी जल गई, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। तो क्या कर रखा है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका नगरी जल गई। ठीक, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। छूटी न पाए बाण धनुष ते, छूट गए अरि प्राण। क्या बाण धनुष छूटने से पहले प्राण छूट गए? ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक, लह गई मोतियों से हरियाली,
पंखुरी लगे गुलाब की, परिये गात खरोट, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। तो यहाँ पर जहाँ पे बातों को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, घटना का वर्णन अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, कर दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, ये थे अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। आपने ये पढ़ लिए। हम श्लेष अलंकार के वैसे बहुत सारे भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, उपमा, प्रतीक, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख, भ्रांतिमान, दृष्टांत, व्यतिरेक, अनियोक्ति और काव्यलिक। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये अलंकार आपकी समझ में आ गया हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगली वीडियो के लिए वेट करें कि मैं अगली वीडियो तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।